हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआर एक्स दिवेश पाल और हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणसूत्र। तो चलिए गुणसूत्र देखते हैं क्या होता है। तो आप याद करें कि एनसीईआरटी माता कह रही है, आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु की जालिका मिलती है, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। तो ये बोला जा रहा है कि ये देखो, ये केंद्रक है, इसमें क्रोमेटिन है, लेकिन जब विभाजन हो जाएगा कोशिका में, जब विभाजन हो जाएगा तो यही जो कोशिका है इसमें क्रोमेटिन के जगह जो है ये गुणसूत्र में बन जाएंगे। ठीक है, ये इसको हटा देखो, यहां पे जो है इस टाइप से ये जो क्रोमेटिन है इसकी जगह क्या बन जाएंगे, इसकी जगह बन जाएंगे गुणसूत्र। तो ये कहा जा रहा है कि विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर जो है, यहाँ पे केंद्रक के स्थान पे केंद्रक नहीं हट जाएंगे, जो क्रोमेटिन है उसके स्थान पे वो बदल के क्या हो जाएगा, गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो क्रोमेटिन है इसमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा और कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। देखो ये क्रोमेटिन है तो इसमें डीएनए देखने को मिलेंगे प्लस देखने को मिलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इनमें इतर प्रोटीन, इतर का मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन व आरएनए भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें आपको आरएनए भी देखने को मिलेंगे। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र, जिसमें 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन यानी कि पैकेजिंग कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो याद रखना है, देखो क्या होगा, जब विभाजन हो जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गुणसूत्र में। ठीक है, और गुणसूत्र में याद रखना, गुणसूत्र में होता है डीएनए। तो जो डीएनए है ये कितना होगा, 2 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। और एक और चीज मैंने जो बोला था कि ध्यान से पढ़ा करो, देखो क्या कहां गया, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो मनुष्य की कोशिका में देखो लगभग, ये छोटे छोटे शब्द जो है ना, ये अगर आप नहीं पढ़ते हो तो नीट में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लगभग 2 मीटर, तो यहां पे 2 मीटर दिया है। अगर आप ये बोला है ना कि आप कक्षा 12 में डिटेल में पढ़ोगे, जब जेनेटिक में पढ़ोगे तो यहां पे दिया रहेगा 2.2 मीटर। तो कौन सा सही है, दोनों सही है, क्योंकि यहां पे बोला है लगभग, 2 भी हो सकता है 2.2 भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। तो कक्षा 12वीं में आप देख लेना डिटेल में। चलिए आगे बात करें तो यहां पर गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देता है। अभी मैंने बताया आपको कि नॉर्मल कोशिका होंगी तो उसमें क्रोमेटिन होगा, लेकिन जब विभाजित हो जाएंगी तो उसमें गुणसूत्र दिखाई देंगे। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है। ठीक है, सो 1 मिनट, इसको हम लोग करते हैं कैसे, थोड़ा सा मैं डायग्राम भी आपको बता देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो 1 मिनट, 1 मिनट का समय देना पड़ेगा आपको यहां पर। हाँ हो जाएगा, चलो इतना कर लेते हैं हम लोग। देखो तो यहां पे हमें बताया जा रहा है, कहां थे हम लोग, आप याद करें कि अंतरावस्था में ढीली ढाली पढ़ चुके हैं हम लोग, गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं, सारी 12वीं पढ़ गए। ठीक, ये देख चुके हैं। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं, ये पढ़ लिया। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये है, ये हम लोग देख रहे हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो ये गुणसूत्र का डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखो बीच में कॉन्ट्रैक्शन आया, ये देखो ये, तो इसको कहते हैं प्राथमिक कॉन्ट्रैक्शन, प्राथमिक संकीर्ण या प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं।
तो आगे पढ़ते हैं, जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमेयर भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन जो है इसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र बिंदु, या इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो ये आपको याद रखना है। किसको कह रहे हैं? प्राथमिक, याद रखो तीन नाम है, प्राथमिक कॉन्ट्रिक्शन यानी प्राइमरी जो है या प्राथमिक संकीर्ण को ही गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, उसी को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो आगे हम लोग देखें, इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो संरचना है ये क्या है? तो ये है काइनेटोकोर, ये दिया हुआ है, क्लियर है? तो ये है काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर की बात करें तो ये क्या करता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो काइनेटोकोर कहते हैं, चित्र 8.12 में देख चुके हम लोग, तारककाय गुणसूत्र के दोनों अद्यत्र गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़कर रखना है। फिर से पढ़ो, तारककाय गुणसूत्र के दोनों अद्यत्र गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़कर रखना है। देखो इससे पहले मैंने क्या बताया था, जब तारककाय पढ़ा था, तारककाय बनाते हैं तर्कुतंतु। तर्कुतंतु क्या करते हैं? कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। तो जब कोशिका विभाजित होंगी तो ये जो तारककाय है गुणसूत्र को पकड़ेगा, भाई विभाजन करना है तो गुणसूत्र को तोड़ेगा ना। तो यहाँ पे अद्यत्र गुणसूत्र यानी कि आधे गुणसूत्र जो होते हैं उसको पकड़ेगा। ठीक है, तो ये किसको पकड़ेगा? ये जो बोला है कि दो में से अद्यत्र गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़कर रखता है। लेकिन ये याद रख, ये मतलब दो बिंदु है तो ये काइनेटोकोर। तो याद रखना ये क्या करेगा, ये यहां पर ये क्या करेगा, तर्कु तंतु से जो है बंधेगा या कनेक्ट होगा या इसको ये जोड़ेगा। कौन? यहाँ पे तारककाय दिया मैंने, यहाँ पे तर्कु तंतु लिख दिया क्योंकि तर्कु तंतु से क्वेश्चन आएगा, क्लियर है? आगे जब कोशिका विभाजन देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये याद रखना है, कोशिका विभाजन में कौन मदद करेगा? काइनेटोकोर। गुणसूत्र जो है जो तर्कु तंतु वो किससे बनेगा? काइनेटोकोर से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के। चलो अब ये गुणसूत्र के टाइप देखते हैं। अब यहां पे इतनी चीजें देख ली, तो ये गुणसूत्र है, ठीक है। आप देखोगे दो भुजाएं होती हैं, एक और ये दो। गुणसूत्र बिंदु, प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं और इसी को सेंट्रोमेयर कहते हैं, क्लियर है? गुणसूत्र बिंदु, प्राथमिक संकीर्ण और सेंट्रोमेयर। ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, ये पीएनएसटी के क्वेश्चन में आया था, तो ये याद रखना जो एमपी में नर्सिंग के लिए होता है। यहां पे ये जो है क्या, प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन, ये क्या करता है? यह गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है? काइनेटोकोर कोशिका विभाजन में मदद करता है, क्लियर है यहां तक के? चलिए इसके बाद आप देखो ध्यान से, ये देखो यहां पर, ये देखो ये और ये, यहां पे एक और कॉन्ट्रिक्शन है जिसको कहूंगा मैं सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन यानी द्वितीयक संकीर्ण। तो याद रखना, जहां पे भी द्वितीयक संकीर्ण होता है इसको कहते हैं सेट गुणसूत्र। क्या कहते हैं? सेट गुणसूत्र, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब गुणसूत्र के हम लोग देखते हैं टाइप। तो गुणसूत्र कितने टाइप के होते हैं तो हम यहां देख लेंगे, ठीक है? चलिए तो अब आपको यहां पे ये याद रखना है, क्या याद रखोगे? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु देख लिया ना, इसके आधार पर गुणसूत्रों को चार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, चित्र 8.13 में देखने वाले। पहला मध्य केंद्र की, ठीक है? मध्य केंद्र की यानी कि मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर लंबाई में दिखाई देंगी। तो देख लेते हैं दिखाई देती है या नहीं देती है, तो देख लेते हैं। देखो तो यहां पे क्या होगा, दोनों भुजाएं जो है आपको बराबर दिखाई देगी। सो 1 मिनट, देखो ये है गुणसूत्र बिंदु, बीचों बीच है, तो ये जो है गुणसूत्र बिंदु बीचों बीच है और दोनों भुजाएं क्या होंगी? यहां पर बराबर होंगी। ये आपको याद रखना है, दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसके बाद
उपमेटासेंट्रिक या उपमध्य केंद्र की यानी कि सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर यानी बीच में से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा तो छोटी होती है और एक भुजा बड़ी होती है। देखो तो ये सब मेटासेंट्रिक में बिंदु थोड़ा सा ऊपर चले गया, ये गुणसूत्र बिंदु, जिससे एक भुजा छोटी हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, एक भुजा बड़ी होगी और एक क्या होगी, छोटी होगी। आगे देखते हैं, आगे है एक्रोसेंट्रिक यानी कि अग्रबिंदु। याद रखना हिंदी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से आते हैं। तो गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, ठीक है, ये देखो एकदम किनारे पर पहुंच गया। तो गुणसूत्र बिंदु कहां पर है, ये है किनारे पर, किनारे को पोलियो हो गया, तो ये किनारे पर होता है, तो बिल्कुल किनारे पर होता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा अत्यंत बड़ी हो जाती है। तो ये याद रखना, ये अत्यंत छोटी हो जाएगी एक भुजा और दूसरी भुजा जो है अत्यंत बड़ी हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद में अंत केंद्र की फीबोसेंट्रिक जो लिखा हुआ है गलत, ये जो हिंदी एनसीईआरटी में गलत लिखा है, फीबोसेंट्रिक नहीं है, ये है टीलोसेंट्रिक, ये है टीलोसेंट्रिक। क्लियर है। तो याद रखना, नाम से समझ में आ रहा है, टीला यानी ऊपर पहाड़, तो अंत हिंदी में भी समझ में आ रहा है, अंत यानी बिंदु का लगभग अंत ही हो जाएगा। तो इसमें गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, ये देखो एकदम शीर्ष पे हो गया। तो लगभग एक बहुत छोटी भुजा दिखाई देती है, बहुत अत्यंत छोटी, ठीक है, और ये बहुत अत्यंत से भी अत्यंत बड़ी। क्लियर है। चलिए तो ये हम लोगों ने देख लिया। देखो यहां पे दिया हुआ है ये द्वितीयक संकीर्ण और इसको कहते हैं सैटेलाइट यानी सैट गुणसूत्र। तो हालांकि स्क्रीनशॉट लेने जैसा तो कुछ है नहीं, अगर आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट और लास्ट कोशिकांग है जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं। सो 1 मिनट। देखो ऐसी बात है, डिजिटल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। तो हम लोग देखने वाले सूक्ष्मकाय यानी कि माइक्रोबॉडीज। तो बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां, तो बहुत सारी इस टाइप से थैलियां रहेंगी जिसमें झिल्ली भी होंगी, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के एंजाइम देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये पौधे व जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं माइक्रोबॉडीज से। और माइक्रोबॉडीज एक होती है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम या तो मैं इसको लेक्चर जब लूंगा तब बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा, और जब प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इतना ही, छोटी छोटी थैलियां होती है, कुछ एंजाइम भरे होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं वो बाद में बात करेंगे। क्लियर है। तो यहां पे जो है सेल बायोलॉजी जो है खत्म होती है, सेल बायोलॉजी पूरी तरीके से खत्म है, लेकिन ये थोड़ा सा जो सारांश है इसको पढ़ना जरूरी है। तो चलो फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग कि अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा है। तो सारांश में हमने देखा है, मतलब ये पूरे चैप्टर का समराइज है। तो आपको याद आएगा, सभी जीव कोशिका या कोशिका समूह से बने होते हैं, पहले बता चुका हूं। कोशिकाएं आकार, आकृति तथा क्रियाएं या कार्य की दृष्टि से भिन्न होते हैं। देखो मैं फटाफट बता दूंगा, कुछ न्यू आएगा, कुछ नई टर्मिनोलॉजी आएंगी तो मैं बताऊंगा आपको। झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं, ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य से बना होता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। सिंपल है, प्लांट में पाई जाएंगे, एनिमल में नहीं पाई जाएंगी। जीव द्रव्य कला चयनित पारण में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती है, वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अंतः झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट, अंतः प्रदेवी जालिका, गोल्जी काय, लयन काय और एक और जो कोशिकाएं आते हैं रसधनी, ये 4 आते हैं। सभी कोशिकी अंगक विभिन्न एवं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है। तारक काय क्या करता है,
तो तारक काय व तारक केंद्र, पक्षमाप व कसाबिका का आधारी काय बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है और कई बार यहाँ पे लाइन हमको दिखाई गई है एनसीईआरटी में, तो इंपॉर्टेंट है। जो गति में सहायता करते हैं। जंतु कोशिका में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान, ये देखो मैंने बताया था तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तर्क उपकरण बनाते हैं, पढ़ चुके हैं। केंद्रक में केंद्रिक यानी कि केंद्रिका व क्रोमेटिन का तंत्र मिलता है। यहां अंगकों के कार्य को ही नियंत्रित नहीं करता है बल्कि आनुवांशिक में यानी जेनेटिक में बहुत भूमिका अदा करता है। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्रियात्मक इकाई होती है और भी बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है, तो वो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। अंतःप्रदेवी जालिका नलिकाओं व कुंडों से बनी होती है, ये आपको याद रखना है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी व चिकनी। क्यों होती है कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतःप्रदेवी जालिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होती है, ये मैंने आपको बताया था। एनसीईआरटी ने शायद दिया था नहीं दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था। गोल्जिकाए झिल्ली युक्त अंगक है जो चपटे थैलीनुमा संरचना के बने होते हैं। इनमें कोशिकाओं का स्त्रावन संविष्ट होता है यानी कि जमा होता है, जिनमें सभी प्रकार के बृहद अणु के पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, पढ़ चुके हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या अंतःप्रदेवी जालिका से संबद्ध होते हैं यानी कि जुड़े होते हैं। सूत्रकणिका, ये देखो ये नया पॉइंट मिल गया। ऑक्सीकारी फास्फोराइलेशन तथा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है के निर्माण में सहायक होते हैं। तो देखो ये वहां नहीं मिला था, यहाँ इसलिए सारांश पढ़ना जरूरी है कि सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारी फास्फोराइलेशन तथा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के निर्माण में ये सहायक होते हैं। ये द्विक झिल्ली कृष्टि में, दो झिल्ली होती है, कृष्टि में अंतर्वलित होते हैं। देखो ये भी बता दिया, ये कहां होते हैं, तो ये कृष्टि में देखने को मिलने क्वेश्चन आता है। लवक वर्णक युक्त अंगक है जो केवल पादप कोशिका में ही देखने को मिलेंगे। ये द्विक कोशिका झिल्ली युक्त रचना है। लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ये हमको वहां नहीं देखने को मिला, तो देखो यहाँ बता दिया। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है यानी प्रकाशीय अभिक्रिया, तथा पिटिका में यानी कि स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। देखो छोटी छोटी चीजें मिल रही है हमको, यहां से क्वेश्चन आते हैं। संपन्न होती है हरे रंगीन लवक, वर्णिकी लवक होते हैं, तो वहां पे भी ये नहीं बताया था, ठीक है। जिनमें कैरोटीन तथा जेंटोफिल जैसे वर्णक मिलते हैं। पक्षमाप तथा कसाबिका कोशिका की गति में सहायता करते हैं। कसाबिका पक्षमाप से लंबे होते हैं। कसाबिका तरंगी गति, तरंगी यानी इस टाइप से गति से चलते हैं, जबकि पक्षमाप डोल नोदन, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन आ सकता है। कसाबिका जो है ना इस टाइप से तरंग के रूप में, और ये पक्षमाप जो है ना डोल नोदन यानी ऐसे डोलते हुए, क्लियर, द्वारा गति करता है। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जिनमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य क्रोमेटिन पदार्थ को घेरे रहता है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युग्मित होता है जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। चलिए तो चैप्टर खत्म बड़ी मेहनत से। अब ये जो है इसके ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 4 क्वेश्चन, और इसके आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बड़ी मेहनत से ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, जल्दी से बेल आइकन को दबा देना है ताकि ऐसी वैल्यूएबल क्लास जब भी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।